27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज आज की, एट अपोजिशन मीटिंग सीएम्स प्लान टू मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन जी नीट। देखिए, बहुत सारी चीजों पे जो अभी का रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अगेंस्ट आवाज उठ रही है। अभी अभी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जी जो कि इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम है और नीट जो कि आपके मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दोनों होंगे डिस्पाइट द रेजिंग पैंडेमिक। बहुत जगहों से द रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है उसके अगेंस्ट में बहुत सारी आवाजें आ रही हैं कि नहीं भाई, आप इन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दीजिए, इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो हेल बेंट है इस एग्जाम को कराने पे। अभी के लिए जितनी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसी 7 स्टेट्स के राज्यों ने मिलकर ये बातचीत करी है कि हाँ भाई, हम लोग एक ज्वाइंट रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये जो जी और नीट का एग्जाम है इसको आगे पोस्टपोन किया जा सके। ये डिसीजन लिया गया था 7 चीफ मिनिस्टर्स की ऑनलाइन मीटिंग पे। ये कौन है? तो ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी, उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, अशोक गहलोत जी राजस्थान, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ और वी नारायण स्वामी पुदुचेरी। यहाँ पे 7 लोगों ने मिलकर यह डिसीजन लिया है कि भाई देखिए, ये जो नीट और जी का जो एग्जाम कंडक्ट कराने का डिसीजन है, इसके अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे हम लोग। कहां पे? आपका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जीएसटी पे आउट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंसेस इशूड ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ड्राफ्ट ईआईए, ऑक्शन ऑफ कोल माइंस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी पे आउट्स। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और बोला गया 2017 से लेकर 2022 तक जो भी आपके हेड्स थे जिनमें पहले स्टेट गवर्नमेंट अपने नियम कानून लगाती थी, वहां पे जीएसटी लगा दिया गया और सेंटर उसको कलेक्ट करेगा। सेंटर ने बोला कि ठीक है, हम आपके रेवेन्यूज ले रहे हैं तो हम आपको उसके बदले में एक जीएसटी कंपनसेशन देंगे। ये कंपनसेशन आपको हर 2 महीने पे मिलेगा। अभी के लिए जो जीएसटी कंपनसेशन दिया जा रहा है सेंटर से स्टेट्स को, वो बहुत ज्यादा डिलेड दिया जा रहा है। इसके बारे में मैंने पहले अपने एडिटोरियल्स में बात की। और ये जो लीडर्स है वो ये तक कह रहे हैं कि भैया, अगर आप हमको कंपनसेशन नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, इस जीएसटी फ्रेमवर्क को रिव्यू करिए, अगर हो सके तो इसको हटाइए, हमें हमारे टैक्सेस खुद कलेक्ट करने दीजिए। पहले हम कलेक्ट करते थे, पैसा हमारे पास सीधे आता था, हमने आपको कमांड दे दी, आपके पास पैसा आ रहा है, आप पैसा डिले करके हमको दे रहे हो। तो अगर आप नहीं दे सकते हो तो इस जीएसटी के फ्रेमवर्क को हम लोग रिविजिट कर सकते हैं, इसको हटाने की एक बार फिर से बात कर सकते हैं। फिर देखिए कुछ और चीजें हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस इशूड ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। 3 अलग अलग ऑर्डिनेंस इशू किए गए हैं दोस्तों। एक ऑर्डिनेंस आपका शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। एक ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने आज आपसे एडिटोरियल में ही बात की है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं। आज या कल में आपको जो रीसेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैं, जो अभी 3 ऑर्डिनेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड को लेके, उसके बारे में बहुत डिटेल में वहां पे बात करूंगा। ओके, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेके जो ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट की ताकत चली जाएगी एग्रीकल्चर के फील्ड में, एपीएमसी की ताकत कम होगी। ईआईए जो नॉर्म्स नए इशू किए गए 2020 के, जिसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस हैं, जिनके बारे में मैंने पहले अपने एडिटोरियल्स में डिस्कस किया है। ओके, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ इशू के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एसेट्स, तो भैया सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार क्या बोल रही है? डिसइन्वेस्टमेंट करे जाओ। अब डिसइन्वेस्टमेंट करे ही जा रहे हैं, तो जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं उनके अगर आप मेजॉरिटी स्टेक बेच दोगे प्राइवेट कंपनीज को, तो उसमें भी अपने खुद के इश्यूज है। तो अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट कुछ भी करे ही चली जा रही है, सरकारी कंपनीज को बेच के पैसा लिए ही चली जा रही है। तो इस तरीके की इल्जाम लगा रही है अपोजिशन ऑन द रूलिंग डिस्पेंसेशन। जो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर हैं, ये सेंटर को इस बात पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर्स की और रीजनल गवर्नमेंट्स की बात यूनियन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड है इनका, पावर अपने पास कंसंट्रेट करना चाहते हैं। पैंडेमिक से लड़ने में स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन की तरफ से मदद नहीं मिल रही, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा आ नहीं रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट के पास। और साथ साथ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एटीट्यूड दिखा रही है जी और नीट के एग्जाम्स को लेके, ये भी थोड़ा चिंताजनक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो यूपीएससी का एग्जाम होना है 4 अक्टूबर को, ये भी डेंजरस है। क्योंकि देखिए, एग्जाम्स तो एग्जाम्स है, ये बस एक नौकरी के लिए है। इनकी वजह से अगर एक इंसान को भी कोरोना हो गया तो वो एक अच्छी चीज नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए आप बीमारी
के साथ, देखिए बीमारी से लड़ाई हो रही है तो बीमारी से लड़ाई करते हैं। अभी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, वैसे ही कोरोना से परेशान है, उसके बीच में तैयारी, फिर गवर्नमेंट कह रही कि नहीं हम तो एग्जाम कराएंगे ही। तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा और बहुत सारे लोग इस चीज का अपोजिशन कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपके काम आएगा। आगे चलते हैं, लोन मोरेटोरियम स्कीम। भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, देखिए जब कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लगा तो 3 महीने का मोरेटोरियम दिया गया। मोरेटोरियम क्या दिया गया कि भैया 31 अगस्त तक, देखिए बहुत सारे लोन ले रखे होते हैं इंडिविजुअल लोगों ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हाउसिंग लोन देना तो उसकी हर महीने की ईएमआई जारी होगी, आपको कार लोन लिया आपकी उसकी हर महीने की ईएमआई जारी होगी। तो इस तरीके की जो ईएमआई थी ना, उनको 3 महीने के लिए डिफर कर दिया गया, मोरेटोरियम लगा दिया गया और लोगों से बोला गया कि भाई ठीक है आप 3 महीने ईएमआई नहीं देना चाहते हो मत दो। अभी बात यह हो रही है कि कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी मांग रही। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एम्पल पावर्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। किस चीज की क्लैरिटी मांग रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ये पूछना चाह रही है कि जो 3 महीने लोगों ने ईएमआई नहीं भरी है, क्या इनको ये ईएमआई देनी पड़ेगी, पहली बात। और अगर ये देनी पड़ेगी तो क्या इस ईएमआई पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जब बैंक पैसा घुमाती है लोन में तो उसके ऊपर लेती है ब्याज। एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए आपने एक कार ले ली और उस कार की आप ईएमआई भर रहे हो हर महीने की 8,500 रुपए। अभी 3 महीने के लिए आपका लोन मोरेटोरियम था, यानी 8,500 इंटू 3, 25,500 रुपए को आपको इन 3 महीने की ईएमआई देनी थी। सरकार ने बोला कि ठीक है लॉकडाउन लगा हुआ है, ये जो 3 महीने आप ईएमआई नहीं है तो अभी हम ईएमआई को एक्सटेंड करते, एक तरीके का लोन मोरेटोरियम लगाया गया। कुल मिला के हुआ ये कि इन 3 महीने बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने ईएमआई नहीं दी। अब एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि क्या इन 3 महीनों की ईएमआई देनी है लोगों को, पहली चीज। उसके बाद अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर सरकार यहां पे ये बोल देती कि हाँ भाई जो 3 महीने आपने ईएमआई नहीं दी वो आगे देनी है, तो अगर उसको आगे देना है तो लमसम अमाउंट में देना है या फिर वो आगे की ईएमआई में एडजस्ट हो जाएगा, या फिर ये 3 महीने की ईएमआई देनी ही नहीं है, सरकार इसका खर्चा उठाएगी। और इन केस अगर लोगों को इन 3 महीने की ईएमआई देनी है तो 3 महीने का टाइम पीरियड भी तो निकला है, इस 3 महीने के टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो क्या वो इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है लोगों को? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे और सवाल का जवाब ठीक तरीके से गवर्नमेंट दे नहीं रही है। और ये सवाल उठा रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि देखिए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट्स के लिए सोच रहे हो, आप एमएसएमईज के लिए सोच रहे हो, आप बैंकिंग हेल्थ की बात कर रहे हो, लेकिन आप लोगों की परेशानियां समझ ही नहीं रहे हो। ये जो लॉकडाउन लगा था, ये लॉकडाउन तो आपने लगाया था ना 3 महीने का, लोग अपने आप से ना लॉकडाउन में चले गए थे। उस लॉकडाउन को लगने के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, वो खुद परेशानी में, फाइनेंशियल डेंटिंग हुई, उनको काफी परेशानी हुई है। तो इस लॉकडाउन को लगाने के बाद ये जो लॉकडाउन लगाए आपकी वजह से लगाए। अब आप क्लैरिफाई करिए कि इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जो भी ईएमआई का पैसा है लोगों को पहली बात देना है कि नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो वेल एंड गुड, अगर देना है ओके तो फिर क्या आगे एक लमसम अमाउंट में देना है या फिर आपकी ईएमआई में बांट के देना है? और अगर देना है तो क्या उस पे उन 3 महीनों का भी इंटरेस्ट लगेगा जिन 3 महीनों का एक्सटेंशन मिला था लोन पे? इन सब चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट स्टेटमेंट मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे नहीं रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, भाई बैंकिंग सिस्टम को बचाना है, बट लोगों को भी तो प्रॉब्लम को समझना है ना, लोगों के पास भी तो नौकरी नहीं है ना, इंप्लॉयमेंट चला गया उनका, वो कहां से पैसा देंगे? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब देती है। जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको काम आएगा। अगला सवाल, अगला टॉपिक, स्टैंड ऑफ बिटवीन मिजोरम गवर्नमेंट एंड आसाम राइफल एस्केलेट्स। सबसे पहली बात तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, कौन से बॉर्डर पे कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है? आसाम राइफल्स म्यांमार के बॉर्डर पे तैनात है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। अगर नेपाल और भूटान के बॉर्डर की बात की जाए तो सशस्त्र सीमा बल तैनात है। और चाइना के बॉर्डर पे आईटीबीपी तैनात है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस किन किन बॉर्डर्स पे तैनात है। मिजोरम चूंकि आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है तो यहाँ पे आसाम राइफल्स तैनात है। मिजोरम को मैं कई बार नॉर्थ ईस्ट के नक्शे पे दिखा चुका हूं, फिर से यहाँ पे नक्शा नहीं दिखा रहा हूं। अभी मिजोरम गवर्नमेंट और आसाम राइफल्स के जो चीफ है वहां पे, जो भी उनके हाईएस्ट ऑफिसर्स है, उनके बीच में एक टसल की स्थिति उभरती सी नजर आ रही है। पहले क्या था, पहले कुछ इस टाइप की चीज थी कि भाई देखिए एफ्सपा लगा हुआ था मिजोरम में, तो एफ्सपा के चलते, ये एफ्सपा पता है ना आपको, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ब्लैंकेट इम्यूनिटी देता है। 5 लोगों से ज्यादा लोग अगर एक जगह पे खड़े हैं, गोली मार दो कुछ नहीं होगा आपको, इस तरीके की पावर्स मिलती है एफ्सपा के थ्रू। चलिए अभी के लिए एफ्सपा मिजोरम में नहीं है। अब क्या है कि देखिए
इसके चलते मिजोरम में कल्चर से बन गया है कि जो एफ्सपा के हायर ऑफिसर्स है ना, उनकी उस इलाके में चलती बहुत है। अभी के लिए एफ्सपा नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और एफ्सपा के जो हेड है ना, उनके बीच में टसल सी बनती नजर आ रही है। और इसके चलते मिजोरम के जो चीफ सेक्रेटरी है लालनुनमवई श्यांगू, इन्होंने 2 लेटर लिखे हैं यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को। सबसे पहला मतलब इन लेटर्स में क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को आसाम राइफल्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बॉयकॉट किया। दूसरी बात है, बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं आसाम राइफल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। खास बात दोस्तों यह है, इन लेटर्स में चीफ सेक्रेटरी साहब ने यह बोला है कि जो आसाम राइफल्स है वो शायद ये भूल गए हैं कि मिजोरम एक पीसफुल स्टेट है और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 अब मिजोरम से हटाया जा चुका है। तो थोड़ा कॉपरेशन सा कम होता नजर आ रहा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट और आसाम राइफल्स के बीच में। इशू क्या है? इशू यह है कि देखिए, मिजोरम में इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन हो रही थी। इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस में बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज को बुलाया जाता है और जो भी वहां पे परेड होती है उसमें जो बैठने का सीक्वेंस होता है या फिर खड़े होने का सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस एक पोजीशन के हिसाब से होता है। उसके लिए एक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस निकाला जाता है। मतलब किसी भी इवेंट में जो हाईएस्ट डिग्निटरीज आ रहे हैं, उन हाईएस्ट डिग्निटरीज को कितनी ऊंचाई वाला पद दिया जाएगा, यह डिसाइड होता है इस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस से। जब ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस मिजोरम की गवर्नमेंट ने इशू किया तो वहां पे ये जो आसाम राइफल्स के जो हेड थे, जो ब्रिगेडियर थे आपके आसाम राइफल्स के, इनका जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस था वो रखा गया इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एंड डेप्यूटी कमिश्नर्स। इनके बराबर रखा गया वारंट ऑफ प्रेसिडेंस किसका? पैरामिलिट्री फोर्स आसाम राइफल्स के ब्रिगेडियर का। बाद में आसाम राइफल्स ने इस इन्विटेशन को नहीं माना और यह बोल दिया कि आपने इस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को बिना हमारे कंसल्टेशन के रिलीज कर दिया। अभी बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी जी ने होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को लेटर में लिख के यह बोला है कि ये आसाम राइफल्स का जो रीजन था इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को बॉयकॉट करने का, ये रीजन सही नहीं है। क्योंकि देखिए, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में पहले जो आसाम राइफल्स के जो ब्रिगेडियर थे उनको जो रैंक दी जाती थी वो दी जाती थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की। इस बार तो हमने उनको सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रैंक दी है, तो उसके बाद भी वो नहीं आ रहे। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में भी ये इल्जाम लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट की आसाम राइफल्स ने कुछ इंटरफेरेंस किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पे ये इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, वहां पे सेलिब्रेशन वाले दिन आसाम राइफल्स ने बहुत बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स को पार्क कर दिया वीआईपी पार्किंग में। तो जो बड़े बड़े सेक्रेटरी थे, जजेस थे, वो आ ही नहीं पा रहे थे वहां पे। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि आसाम राइफल्स के बहुत सारे पर्सनल जिनको कोविड-19 हुआ है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहे हैं। ओके, ये अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का वर्जन है, अभी आसाम राइफल्स का वर्जन यहां नहीं छपा है। स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि आसाम राइफल्स में जिन जिन लोगों को भी कोविड-19 हुआ है उनको हम पूरी तरीके से मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी इस समय पे आसाम राइफल्स के जो ऑफिसर है वो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसे कि मिजोरम अभी भी एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, जबकि वो शायद ये भूल गए हैं कि मिजोरम में अब एफ्सपा लागू नहीं होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम करे देगी। मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और आसाम राइफल्स के बीच में होने वाले इस बवाल को काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं मराठा रिजर्वेशन लॉ की। देखिए, ये काफी बड़ी चीज है दोस्तों। देखिए, अभी इसके लिए आप समझिए, एक एक्ट पास हुआ था, SEBC एक्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। इस एक्ट में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 16% रिजर्वेशन दिया किसको? मराठा कम्युनिटी को। पहली चीज, इस एक्ट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप 16% नहीं दे सकते, आप 12% रिजर्वेशन दे सकते हो। शुरुआत में जब बैकवर्ड क्लासेस कौन है इसको बनाने की बात कही गई तो मंडल कमीशन जी ने अपनी रिपोर्ट में बोला, मंडल जी ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि देखिए, जो मराठास हैं ये बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, ये एक फॉरवर्ड क्लास है। लेकिन अभी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के थ्रू मराठास को पहले 16% का रिजर्वेशन दिया गया और इनको एक बैकवर्ड क्लास बोला गया। बाद में हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, ठीक है, 16% का नहीं, 12% का रिजर्वेशन। अभी यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कोर्ट ने ये जो 16% से 12% का रिजर्वेशन किया है, वो रिजर्वेशन किया है जो ओबीसी का कोटा होता है ना 27% का, उसके अंदर। तो अब यहां पे बहुत सारी बातें उठ रही हैं
कि अगर आप मराठास को 12% का कोटा दे रहे हो और वो कोटा ओबीसी के 27% कोटा के अंदर आएगा, तो जो बाकी ओबीसी के बच्चे हैं उनको केवल 15% कोटा मिलेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ओवरऑल, और अगर इस 27% के अलग से आप 12% का कोटा देते हो तो 50% की जो कोटा की लिमिट है वो वायलेट हो जाएगी। 1992 के सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जितना कोटा देना हो दो, उसमें कुछ कंडीशंस रख दी। ओवरऑल कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका जो एससी कोटा है वो 15% है, एसटी कोटा 7.5% है, और आपका जो ये अदर बैकवर्ड क्लास का कोटा है वो 27% है। तो 27, 15 और 7.5 यानी लगभग 49.5% कोटा निकल के आ रहा है। अब इन कोटे के अंदर आपको जो वेरिएशन करना हो करो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50% से ज्यादा आप कोटा नहीं कर सकते हो। अब यहां पे 2-3 पार्टियां निकल के आ रही। कपिल सिब्बल जी भी इस इन्वॉल्व, ये जो डिबेट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें इन्वॉल्व थे। डिबेट क्या हुई है? डिबेट ये हुई है, देखिए यहां पे दो लोग लड़ रहे हैं। यहां पे लड़ाई की इस बात पूरी बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको इस चीज को समझा नहीं पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि देखिए यहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू आ गए हैं। आर्टिकल 15 और 16 को अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है। किसके थ्रू उसको अमेंड किया गया? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें इकोनॉमी को भी एक बेसिस माना गया। तो उसके लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 डाला गया। अभी आप देखोगे कि ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू जो रिजर्वेशन है वो 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो यहां पे जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो 49% वाली लिमिट थी वो वैसे ही ब्रीच हो चुकी है, क्योंकि 10% जो कोटा है वो अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी दे दिया गया है, पहली बात। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को जितने भी पेटिशनर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया पहले इंदिरा साहनी जो बेंच थी उसमें 9 जजेस थे, उन्होंने ये बोला कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब पेटिशनर्स बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक 11 जज की बेंच बनाए और ये बोले कि ये जो 50% की कैप लगाई हमने रिजर्वेशन की, ये गलत है। तो पहला लॉजिक क्या दिया गया कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ऑलरेडी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो कोटा है वो 49%, 50% की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी को हम लोग 12% कोटा देंगे और ये 12% कोटा 27% कोटा के अंदर रखा जाएगा, तो जो बाकी आपके जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो 15% बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो पहले जो लोगों के पास 27% की फैसिलिटी थी उनके पास केवल 15% की फैसिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मराठास इसी 27% में आ जाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए मराठास को जो आप 12% का कोटा दे रहे हो ये अलग दो, 27% का कोटा जो आप ओबीसी को दे रहे हो वो अलग दो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना, तो जो ओवरऑल आपकी 50% की लिमिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप की है वो ब्रीच हो जाएगी। तो आप इस 50% की जो रिजर्वेशन वाला कैप है इसको हटा दो, ये पेटिशनर्स बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। अभी तक ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो उनके मतलब वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ना कि भैया ये 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये जो चीज है ये आपकी तमिलनाडु में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है अभी के लिए। ओके, तो 3-4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। एक तो 103rd की वजह से ऑलरेडी ये 50% की लिमिट ब्रीच हो चुकी है, ये बोल रहे हैं पेटिशनर्स। दूसरे पेटिशनर्स ये बोल रहे हैं ये 12% मराठा का जो कोटा है अगर आप ओबीसी के अंदर दे दोगे तो जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस है उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। एक और बात बोली गई है कि देखिए मराठास में अगर आप बैकवर्ड क्लासेस के नंबर को गिनोगे तो लगभग 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज बैकवर्ड क्लास, और इंडिया में ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा है। ये स्टेट्स अपने अपने स्टेट में रिजर्वेशन में कोटा देना चाहते हैं बैकवर्ड क्लासेस का, तो आप इनको क्यों नहीं देने दे रहे हो? इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पे एक पॉलिटिकल एंगल निकलता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन जैसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, उनका क्या मन रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन लोकल वोट बैंक को बांटो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब इलेक्शन होंगे स्टेट में तो ऑब्वियसली बात है जिस पार्टी ने रिजर्वेशन बढ़ाया होगा उसको वोट देगी लोकल पॉपुलेशन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इससे आप नेशनल इंटीग्रेशन को रोकोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकोगे। सेकेंड, अगर आप एक मैक्सिमम कोटा, देखिए फॉर एग्जांपल जो बैकवर्ड क्लास कोटा होता है दोस्तों, वो जो उस स्टेट के बैकवर्ड क्लासेस है केवल उनको मिलेगा। तो अगर कोई बाहर के स्टेट से, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो रहा है,
ओके। और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के बैकवर्ड क्लास का कोई पर्सन है, वो वहां पे महाराष्ट्र में कोटा ले लेता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल दे देती है, तो कल की डेट में मान लीजिए यूपी का कोई पर्सन है, वो भी बैकवर्ड क्लास का है, और अगर वो महाराष्ट्र में आके एग्जाम देगा तो वो एज अ बैकवर्ड क्लास एग्जाम नहीं देगा, एज अ जनरल कैटेगरी एग्जाम देगा। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन कम होगा। हमें लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए कि वो दूसरे स्टेट में भी जाके एग्जाम देके वहां पे नौकरी ले सकें, इससे नेशनल यूनिटी बनती है। तो यूपी के पर्सन को महाराष्ट्र में आके एग्जाम देके नौकरी लेने की सुविधा होनी चाहिए। अब अगर आप इस तरीके के कोटास को बढ़ा दोगे तो पहली बात, दूसरे स्टेट्स के बच्चे आके वहां पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, वो जो दूसरे स्टेट के बच्चे होते हैं वो वोट बैंक नहीं होते इन पॉलिटिशियंस का, इसलिए पॉलिटिशियंस केवल उन के स्टेट में जिनके पास डोमिसाइल है, जो वोट डाल सकते हैं, उनके लिए ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज थोड़ी सी एफिशिएंसी को कम करते हैं, सेकंड ऑफ ऑल नेशनल यूनिटी को कम करते हैं। ठीक है, जो इंटर स्टेट मोबिलाइजेशन है, एक बच्चे के पास दूसरे स्टेट में जाके नौकरी लेने की जो एवेन्यूज हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा सीटों को अगर रिजर्व कर दोगे तो वो रिजर्व सिर्फ क्लास कास्ट के हिसाब से नहीं हो रही, वो रीजन के हिसाब से भी रिजर्व हो रही है। तो सिर्फ महाराष्ट्र के में जिसके पास रिजर्वेशन है वही उन सीटों में जा पाएगा, दूसरे स्टेट वाला नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें यहां पे निकल के आती है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 338B और 342A को जोड़ा है। 338B क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अथॉरिटी दी गई कि एग्जामिन कर सकता है कंप्लेंट्स को जो कि बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट गई है, और वेलफेयर मेजर्स को रिकमेंड कर सकता है रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 342 के अंदर प्रेसिडेंट को ताकत दी गई कि वो बता सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कौन सी हैं। खास बात दोस्तों ये है, ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट है महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट का, वो 342A को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 342A के हिसाब से सिर्फ प्रेसिडेंट को ये ताकत है कि वो डिसाइड कर सकता है एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी में कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। इस SEBC एक्ट ने सीधे सीधे मराठास को बैकवर्ड क्लासेस कर दिया, लेकिन अगर 342 के A के हिसाब से मराठा को बैकवर्ड क्लासेस करना है तो पार्लियामेंट में एक लॉ पास कराना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और 103 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर 3 में आपको काम आएगा। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स आंध्र प्रदेश प्लिया इन 3 कैपिटल केस। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश टूटा और आंध्र प्रदेश टूटने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया। किसके थ्रू? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू। पहले चीफ मिनिस्टर थे N चंद्रबाबू नायडू, बाद में सरकार आई YS जगनमोहन रेड्डी जी की। YS जगनमोहन रेड्डी जी ने ट्राई कैपिटल प्लान बनाया और उन्होंने बनाया, बोला कि 3 कैपिटल्स रखूंगा मैं, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी जो कि होगी विशाखापट्टनम, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी जो कि होगी अमरावती, एक जुडिशियल कैपिटल होगी जो कि होगी कुर्नूल। ये बात बोली गई। इसके हिसाब से होगा क्या, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के ऑफिस होंगे विशाखापट्टनम में, जो स्टेट असेंबली की प्रोसीडिंग्स होंगी वो होंगी अमरावती में, हाई कोर्ट होगा कुर्नूल में। अभी जब इसके लिए 2 बिल्स पहुंचे गवर्नर के पास, बिश्व भूषण हरिचंदन के पास, बिल का नाम था द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 एंड द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील बिल 2020। इन बिल्स को गवर्नर के पास भेजा गया जुलाई 18 को, गवर्नर ने अप्रूवल दी था जुलाई 31 को। भैया इन डिसीजंस के अगेंस्ट में कुछ लोग पहुंच गए आपकी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो क्यों पहुंचे? उन्होंने बोला कि देखिए, सरकार हमारे पास आई और सरकार ने हमारे पास आके हमारी जमीन खरीदी। ये कौन से फार्मर्स है? ये अमरावती के फार्मर्स थे। देखिए, सबसे पहले बोला गया था ना कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनेगी अमरावती, पहले हैदराबाद थी, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हो गई, तो अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन? अमरावती। अभी अगर आप अमरावती को कैपिटल बनाओगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनानी है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी है, हाई कोर्ट बनाना, ये सब चीजें बनानी है। तो इसके लिए बहुत सारे लैंड का एक्विजिशन किया गया। जब लैंड का एक्विजिशन किया गया तो फार्मर्स को यह लगा कि देखिए, हम अपने लैंड को बेच देते हैं, आगे आने वाले समय में चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी यहाँ पे। तो उन फार्मर्स ने अपने लैंड को बेच दिया, ठीक है ना। दे हैड गिवन अप देयर लैंड इन प्रॉमिस फॉर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। उन्होंने अपना जमीन दी थी कि उनको जब पूरी तरीके से कैपिटल अमरावती में बनेगी तो उनके रिटर्न्स तगड़े होंगे उस जमीन पे। लेकिन अब भैया कैपिटल को 3 जगह तोड़ने की बात कर रहे हो आप, तो इस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो अपनी जमीन इसलिए बेची थी क्योंकि हमको लग रहा था अमरावती कैपिटल बनेगी। आप इस तरीके की खिचड़ी बनाओगे, विशाखापट्टनम अलग, कुर्नूल अलग, तो हम अपना लैंड जो है ना बेचेंगे।
इसलिए ये लोग चले गए कहां पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका 3 कैपिटल केस। अभी क्या है दोस्तों, यहां पे 3 कैपिटल केस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। 2 जजेस ने अपने आप को यूनिलैटरली इससे विड्रॉ कर लिया, ऐसे बोबड़े साहब ने और जस्टिस रोहिंटन नरिमन जी ने इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। 3 लोग बैठ के इस केस को सुन रहे थे। 3 जज बेंच थी, जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह। इन्होंने बोला कि देखिए 3 कैपिटल केस में मैं अभी के लिए, हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी के लिए कोई भी डिसीजन नहीं देगी। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिए दोस्तों, ये वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी की गवर्नमेंट को दिए। वह ये है कि जो 3 कैपिटल केस में जो पेटिशनर्स है वो हाई कोर्ट में पहुंच गए। हाई कोर्ट ने बोला ठीक है हम इसकी सुनवाई करते हैं, जब तक इसकी सुनवाई चलेगी तब तक आप आगे का कंस्ट्रक्शन मत करो, इनकी जो जमीनें हैं इनको वैसे का वैसा रहने दो, स्टेटस को रहने दो, यानी कि जो कंडीशन अभी चल रही ग्राउंड में वो रहने दो। अभी स्टेट गवर्नमेंट को तो जल्दी से अपना काम करवाना है, बिल्डिंगे बनवानी है। तो ये जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी की गवर्नमेंट थी ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भैया ये जो हाई कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है इसको हटाइए, आप हमें आगे काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हाई कोर्ट की फंक्शनिंग में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट के से दरखास्त करते हैं कि वो बहुत एक्सपीडियस मैनर में इस केस को रिजॉल्व करे, जल्दी अपना डिसीजन दे। समझ गए? तो मतलब पहले अमरावती को कैपिटल बनना था, फिर 3 जगहों को कैपिटल बनाने की बात की गई। अभी जब 3 जगहों को कैपिटल बनाने की बात की गई तो जिनकी जमीनें ली गई थी वो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक हम डिसीजन नहीं देते तब तक जो जमीन जैसी है वैसी पड़ी रहने दो। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का काम रुक गया। तो आंध्र प्रदेश की वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट से जाके बोला कि भाई ये हाई कोर्ट ने हमारे जो स्टेटस को का वो जो ऑर्डर लगा रखा है उसको आप हटाइए, हमें अपना आगे का काम बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम हाई कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि आप जल्दी डिसीजन लीजिए। जब तक हाई कोर्ट के पास डिसीजन पेंडिंग है हम यूनिलैटरली हाई कोर्ट से डिसीजन अपने पास लेके नहीं ले सकते। ओके, देखते हैं हाई कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देती है। 2019 पुलवामा टेरर अटैक केस की बात कर लेते हैं। जैश ए मोहम्मद का रोल यहां पे क्लियर कट निकल के आया एफबीआई की मदद से। ओके, एफबीआई और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलके ये जो पुलवामा टेरर अटैक है इसको डीकोड किया था। अली अहमद दार नाम का जो पर्सन था, जो सुसाइड बॉम्बर था, जो कि उस कार में बैठा था जो कि आके बस से भिड़ी थी और ब्लास्ट हुआ था, उस पर्सन के जो डिवाइस था ना उससे आईपी एड्रेस निकाला गया। अभी क्या था कि दोस्तों जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, जैसे ये बम फटा कार वाला और बस फटा, तो एक ही उस समय पे वीडियो बनाई गई थी। ओके, और वो वीडियो भेजी गई बहुत सारे लोकल मीडिया चैनल्स को कश्मीर में। कुल मिला के बात ये थी कि जब आपने एक अटैक करवा दिया तो वो अटैक सक्सेसफुल लगने में तो चाहिए। तो उसी के कुछ आतंकवादी दोस्तों ने वो वीडियो बनाई थी और उसके बाद उस वीडियो को कश्मीर वैली के जो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स है उनको दिया। अभी जब उस चीज को ट्रैक किया गया तो पता चला कि जो आईपी एड्रेस था मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान का। किसका आईपी एड्रेस? उस डिवाइस का जिस डिवाइस से वीडियो बना के अलग अलग पाकिस्तान के अलग अलग कश्मीर के मीडिया चैनल्स को भेजी गई थी। ये आदिल अहमद दार तो मर गया, आगे जाके बम ब्लास्ट हो गया। जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो वीडियो बनी। वीडियो ऑब्वियसली बात है इसके टेररिस्ट दोस्तों ने बनाई होगी, उन्होंने अपने व्हाट्सएप से ये वीडियो कश्मीर के मीडिया आउटलेट्स को भेजी होगी। तो ये वीडियो किस डिवाइस से आई, इस डिवाइस के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया गया और वो कहां का निकला? मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान का। बोला गया कि जो वीडियो रिलीज हुई थी वो मोहम्मद हसैन ने की थी। ये खुद ही जैश ए मोहम्मद का स्पोक्स पर्सन है। अगर नंबर देखा जाए किसका है तो जम्मू एंड कश्मीर में फिक्शियस वुमेन के नाम पे वो नंबर रजिस्टर्ड है, जो कि पाकिस्तान का नंबर तो यहां पे चलेगा नहीं। तो ये सब बातें बोली है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। ओके, उस एक वीडियो और बनी थी जिसमें दार ये बोल रहा है कार में बैठ के कि देखिए जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक मैं हेवन में पहुंच जाऊंगा। सोचिए इनके भी, आप सोचिए कि इनका क्या मोटिवेशन लेवल है। उस बंदे को पता है कि वो आगे जाके जब लड़ेगा बम फटेगा उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, तब भी वो टेंशन नहीं ले रहा। और इनसे ज्यादा तारीफ तो भैया उन लोगों की करो जो इनको भड़का पाते हैं, जो इस लेवल पे उनको लेके जा पाते हैं कि वो अपने आप को मार दें। आप सोचिए 10 लोगों के ग्रुप में अगर 10 दोस्त हैं और उनको दोस्तों को डिसाइड करना है कि हमें एक मूवी जानी है, तो आप देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एक बोलेगा नहीं ये मूवी, दूसरा बोलेगा नहीं ये मूवी, तीसरा तीसरी मूवी बोलेगा। एक चीज पे आप फिक्स ही नहीं हो पाओगे। तो यहां पे तो आप एक पर्सन को कन्विंस कर रहे हो अपने आप को उड़ा देने के लिए। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। फिर यहां पे अ बैटर्ड सैमसंग फोन लाइंग एट द पुलिस स्टेशन इन साउथ कश्मीर वाज आल्सो अ की टू क्रैकिंग द 2019 पुलवामा टेरर अटैक केस। एक फोन मिला, उस फोन को जब डिकोड किया गया
तो उसमें से यह पाया गया कि जो जैश ए चीफ मसूद अजहर है, उसने एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके सुसाइड बॉम्बर को भेजा था ताकि सुसाइड बॉम्बर को मोटिवेट किया जा सके। सुसाइड बॉम्बर को यह बताया गया कि देखिए मुजाहिदीन की वजह से, इन फाइटर्स की वजह से जो यूएसए है वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहा है, कैसे हमने सोवियत यूनियन को हराया, कैसे हम इंडिया को हराएंगे। ये सब चीजें लिखी हुई हैं 13,500 पन्ने की चार्जशीट में, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू के कोर्ट में फाइल की है। जेएस पेपर 3 में आपको काम आएगा। एक और छोटी सी न्यूज है, यूएस ने 24 चाइनीज फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये चाइनीज फर्म्स कौन कौन सी हैं? जो इन्वॉल्व रही है किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में या मिलिट्री एक्शन में। कहां पे? साउथ चाइना सी में। तो भैया यूएसए चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है। और अब वो कोई भी कंपनी, ये 24 कंपनी जो कहीं से भी साउथ चाइना सी में किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन से इन्वॉल्व थी या मिलिट्री एक्टिविटी से इन्वॉल्व थी, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनके जो मेंबर्स हैं वो यूएसए में वीजा लेके नहीं आ सकते, इनके एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे। बहुत सारे इनके अगेंस्ट एक्शंस लिए गए। आप देखिए जो साउथ चाइना सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितने सारे मतलब इनके साथ बाउंड्री बनाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरा पूरा साउथ चाइना सी दिख रहा है। इधर आपको चाइना नजर आ रहा है, इधर आपको वियतनाम नजर आ रहा है, इधर फिलीपींस नजर आ रहा है, नीचे की तरफ इंडोनेशिया, सिंगापुर, बोर्नियो आइलैंड नजर आएगा। तो अगर आप देखें साउथ चाइना सी को कौन कौन बॉर्डर करता है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनई, ये इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। ओके, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक आर्म है साउथ चाइना सी। ओके, अभी रिसेंटली इसके चक्कर में और बवाल हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि साउथ चाइना सी पे इतना बवाल क्यों है। बवाल इसलिए 80% ऑफ द साउथ चाइना सी चाइना बोलता है उसका है। यहाँ बहुत सारे ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। इस रीजन से हर साल $3 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो निकलता है, मतलब $3000 बिलियन का ट्रेड निकलता है। तो भैया इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रिसेंटली मालदीव्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। उसमें जो साउथ कोरिया में यूएस के एम्बेसडर थे, उसने चाइना पे अटैक करते हुए बोला कि चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स को इलीगली बना रहा है साउथ चाइना सी में। बदले में चाइना ने क्या बोला कि जो नानशा आइलैंड्स है, जिसको स्प्रैटली आइलैंड्स भी बोला जाता है, इस पे हमारी सोवेरेनिटी है, ये किसी और के नहीं है। तो इस तरीके की बहस रिसेंटली इन दोनों के बीच में होती ही रहती है दोस्तों। फाइनली एक चीज पे आते हैं, टर्की और ग्रीस के बीच में टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे हैं देखिए, इधर है टर्की दोस्तों, इधर है लिबिया। लिबिया टर्की आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये जो पूरा इलाका बन रहा है ना, ये है प्रपोज्ड एक्सप्लोरेशन जोन। यहां पे आपको टर्की नजर आ रहा है, इधर ग्रीस नजर आ रहा है। एडिटोरियल्स में इनकी पास लोकेशन भी दिखा चुका हूं, एजियन सी की लोकेशन भी दिखा चुका हूं, मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन भी दिखा चुका हूं, ब्लैक सी की लोकेशन भी दिखा चुका हूं। अभी ये टर्की है, ये ग्रीस है, बीच में ये जो पूरा इलाका है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। कुछ आइलैंड्स पे टर्की का कब्जा है, कुछ पे ग्रीस का कब्जा है। अभी इस जगह पे भी और इस जगह पे भी बहुत सारे गैस और ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। अभी जहां पे भी पैसे कमाने से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, वहां तो लड़ाई होनी ही लगेगी। टर्की में अर्डोगन साहब ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया एजियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में और ब्लैक सी में जो भी हमारे राइट्स हैं, अगर उनको कोई वायलेट करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। ओके, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया, कोशिश की कि टर्की और ग्रीस के बीच में जो लड़ाइयां हैं उनको थोड़ा शांत किया जा सके। फ्रांस ने कुछ दिन पहले ग्रीस के सपोर्ट में अपने वेसल्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया था, बदले में टर्की ने भी अपने वेसल्स को डिप्लॉय कर दिया। फॉर्चुनेटली अभी किसी तरीके की कोई लड़ाई हुई नहीं है। खास बात दोस्तों ये है कि नाटो एलाइज की बात की जाए, नाटो कंट्रीज की बात की जाए, तो टर्की और ग्रीस दोनों एक दूसरे के मेंबर्स हैं, दोनों नाटो के मेंबर है। तो देखा जाए तो दोनों को दोस्त होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहां पे बात ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स की है, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर बात दोस्तों ये है कि ये देखिए, टर्की का जो जगह है ना वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। अगर इस इलाके के ऑयल और गैस रिजर्व्स पे ग्रीस का कब्जा होता है, टर्की का कब्जा होता है, तो दोनों लोगों के पास एक बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल और गैस रिजर्व्स होंगे और इन ऑयल और गैस रिजर्व्स को ये लोग पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए यूरोप में जो मेजॉरिटी ऑफ ऑयल एंड गैस पहुंच रहा है वो रशिया से पहुंच रहा है। रशिया के ऊपर जो ऑयल और गैस की इंडिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंस है इन यूरोपियन कंट्रीज की, ये जो यूरोपियन कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है ऑयल और गैस सप्लाईज के लिए, वो चाहते हैं कि वो डिपेंडेंस खत्म हो। तो ये गैस रिजर्व्स, ये ऑयल रिजर्व्स यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन जिनके पास भी ये गैस और ऑयल रिजर्व्स जाएंगे वो यहां पे काफी अमीर होंगे, तो ग्रीस और टर्की। अब ग्रीस भी क्लेम कर रहा है मैक्सिमम रिजर्व्स, टर्की भी क्लेम कर रहा है। दोनों के बीच में कोई एक सेटलमेंट बैठ नहीं पा रहा। दोनों की बाउंड्रीज एक दूसरे की इतना ज्यादा पास है कि डिस्प्यूट होना ही है। तो कुल मिलाकर किसी तरीके का इंटरनेशनली मीडिएटेड यहां पे सेटलमेंट चाहिए, नहीं तो जो हालात हैं वो थोड़े और बिगड़ सकते हैं
एर्डोगन साहब तो सीधे सीधे धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो ये था आज न्यूज एनालिसिस दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर 1, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।